तो शुरुआत करते हैं आज की। हमारे पास एक पुली सिस्टम है। पुली सिस्टम के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको दो मास हैंग करते हुए नजर आ रहे हैं। एक है M1 और एक है M2। पुरानी क्लास के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे सिंपल क्वेश्चन है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है A इज इक्वल टू M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू में ओ डियर चिंटू जी। ये फॉर्मूला है। टेंशन कैलकुलेट करना हो तो टेंशन जो है T इक्वल टू, यहाँ पर टेंशन अगर हम देखने गए हैं तो टेंशन दोनों जगह पर सेम रहने वाला है। मतलब रस्सी के इस पॉइंट पर कहीं भी जाओगे आपको टेंशन सेम ही मिलेगा। वो था 2M1M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 और N2 में आपको G देना पड़ेगा। ये आपके टेंशन के फॉर्मूले थे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर देखते हैं कि हमारे पास में क्वेश्चन आता है ना। क्वेश्चन से अपन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दे दिया है, कुछ फिगर दे दी है। स्ट्रक्चर डायग्राम बोले तो मजा नहीं आता है। आज के समय में लोगों को फिगर में ज्यादा मजे आते हैं, तो मजे के लिए फिगर दी है। ये एक पुली है। पुली के साथ में ये रोप जो है, वो स्ट्रिंग जो है यहाँ लगी हुई है। अगर आप देखोगे तो ये एक मास है M2, ये अगला वाला मास है, ये M3 है। दो मास हो गए। ऑब्वियसली आप जानते हो जब M2 और M3 इधर हो गए हैं तो 110% इधर होगा M1। यही से समझ में आता है कि बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। जिंदगी में हम एक आए थे, मिलकर दो हुए, ऑब्वियसली तीसरा तो ही जाएगा। तो 1 2 और 3। तो 1 2 3 की अगर हम बात करें तो इस तरह से क्वेश्चन आया, स्ट्रक्चर लटका हुआ है और आपसे पूछा है फाइंड द टेंशन बिटवीन M2 एंड M3। फाइंड द टेंशन बिटवीन M2 एंड M3। बिटवीन M2 एंड M3 ये होगा। अगर ये नहीं होता तो अपन ये वाले फॉर्मूले लगाते, फटाफट टेंशन वेंशन क्या क्या चाहिए सब बता देते। पर अब समस्या ये आ गई है कि 3 ले। और खास बात क्या है, आपको M1 की वैल्यू भी देकर रखी है, M2 की वैल्यू भी देकर रखी है, M3 की वैल्यू भी देकर रखी, और सब 2 किलो के। ठीक। अब पहली बात तो क्वेश्चन ये है कि निकालना कहाँ है। तो निकालना तो यहां पर है M2 और M3 के बीच में। ये चाहिए, यहां नहीं चाहिए, यहां चाहिए। अगर यहां चाहिए तो इसको अपन T1 बोल देंगे बच्चों। यहां अगर T1 है तो यहां पर भी T1 ही होगा, क्योंकि ये वाली रस्सी और ये वाली रस्सी क्या है, सेम। तो यहां पर टेंशन सेम हो। अब जैसे टेंशन कैलकुलेट करने की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो यहां पर टेंशन टेंशन कैलकुलेट करना हो तो तभी हो सकता है जब पहले आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सको। तो पहली बात हमको क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ए कैलकुलेट करना है। तो एक्सेलरेशन में क्या है, अगर दो लोग होते तो अपन फटाफट कैलकुलेट कर लेते कि एक में से दूसरे को क्या कर दो, माइनस। पर अब अपने पास में दो है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल वाली बात याद रखना है। नहीं तो वही बात है, कुछ भी नहीं करना है फिर कर क्यों रहे हैं। कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल वाली बात करना है। आपको एक साइड देखो, एक साइड में दो लोग लटके हैं, ये 2 kg, ये 2 kg, तो कितना हो गया 4 kg।
दूसरी साइड देखो कितना है, एक ही है और उसका भी मास 2 kg। तो आपको ये समझना है कि इधर वाला मास ज्यादा 4 kg और इधर वाला मास कम 2 kg। तो एक साइड वालों का सम कर लो, उसमें से दूसरी साइड वालों को क्या कर दो, माइनस। तो अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो फॉर्मूला बनाना हो तो यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे m2 प्लस m3। देखो एक साइड वालों को क्या कर दिया, सम, और फिर इसमें से दूसरी साइड को क्या कर दो, माइनस। अब दूसरी साइड एक ही है तो यार एक ही लिख देते हैं, अगर और होते तो अपन और लिखते। डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल, जितने भी हैं, चाहे इधर लटके चाहे उधर लटके, सबको बुलाओ। m1 प्लस m2 प्लस m3, इनटू में केवल आपको g करना है, बस इससे हमें एक्सेलरेशन के फॉर्मूले मिल जाएंगे। 3 क्यों 4 क्यों 5 क्यों, जितने चाहे उतने लटके हो, हम इजीली जो है वह एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। एक ही बात करना है, 2 प्लस 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 इनटू में 10। जी की वैल्यू जो है वो 10 होती है तो अपने 10 रख दी। रिजॉल्व करते हैं, ये प्लस का है और ये माइनस का, ये हो गए कैंसल। 2 ऊपर बचा, 2 प्लस 2 प्लस 2 6। तो ये हो गया मेरे पास में a इज इक्वल टू 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 6। तो अगर हम देखें तो वैल्यू हो गई है हमारे पास में 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ये 2 से ये 6 3 टाइम्स कैंसिल हो गया तो 10/3 बच गया। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई अपने पास। अब देखो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। अब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के बाद में काम शुरू होता है अगला। अगला काम शुरू करेंगे तो अपन देखेंगे सबसे पहले कि हमको यहां टेंशन चाहिए। तब आपको एक बात समझना पड़ेगा कि भाई ये लोग जो है, ये वाली साइड हेवी है, हेवी है तो ये लोग किधर जाएंगे। अब ये नीचे जाएगा तो इसको भी ऑब्वियसली नीचे ही जाना पड़ेगा, और इस गरीब को कहां जाना है, आज मैं ऊपर, ऐसा है ना। तो आज मैं ऊपर और आसमान नीचे, इसका मतलब क्या है कि आप बादलों के ऊपर चले गए हो, कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये एक्सेलरेशन ऊपर है और ये नीचे आ गया। अब अगर हम बात करें ये नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ये नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो नीचे की तरफ क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर एक फोर्स लग रहा है ना। तो ये बात आपको ध्यान देना पड़ेगी कि नीचे की तरफ, नीचे ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वेट, और वो होता है m इंटू जी। तो अब इस m3 के ऊपर दो फोर्स लगते हुए नजर आ रहे हैं। एक फोर्स किधर है, एक फोर्स किधर, ऊपर वाला कौन, टेंशन। जब दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो, मैं फिर बोल रहा हूं, दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो तो एक में से दूसरे को क्या करो, माइनस। अब भाई माइनस करने की बात भी समझ में आ गई, पर अब किसको किसमें से, तो जो बड़ी वाली वैल्यू है, तो बड़ी वाली वैल्यू ये है, आपको कैसे मालूम, भाई मूवमेंट इधर हो रहा है, देखो ना, इधर जा रहा है, तो जिधर जाएगा उधर वाला फोर्स पड़ा है। तो यहां पर हमको लिखना पड़ेगा नेट फोर्स, क्योंकि दो दो फोर्स काम कर रहे हैं, तो नेट फोर्स में एक लिखा m इंटू जी वेट, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन आ गया, टेंशन, m इंटू जी इंटू माइनस इंटू टी। माइनस टी आने के बाद में ये हमारी इक्वेशन बन गई। ऐसी इक्वेशन बनाते आना चाहिए। इक्वेशन बनाने के बाद में आपका जो नेट फोर्स है, बचपन से आपने शायद पढ़कर रखा होगा कि फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास इंटू एक्सेलरेशन, अब ध्यान देंगे समझ में आएगा। हम बातें कौन से मास की कर रहे हैं भाई, हम बातें कर रहे हैं m3 के बारे में। तो अगर मैं m3 के बारे में बात कर रहा हूं तो मुझे मास भी किसका लेना पड़ेगा, m3 का। मुझे मास भी किसका लेना पड़ेगा, m3 का। ये लिखा m3 और ये लिखा g। तो अब अगर मैं नेट फोर्स की वैल्यू उधर से पुट कर दूं, क्या लिखूंगा मैं यहां पर, m3a। सर आपने यही क्यों लिखा, अरे भाई मैं बता तो रहा हूं, मैं बात m3 के पास कर रहा हूं, तो मुझे m3 की वैल्यू रखना पड़ी a।
तो सर आपने एक्सेलरेशन क्यों नहीं लिखा a3? भाई सब एक दूसरे से जुड़े हैं तो सबका एक्सेलरेशन क्या है? सेम। एग्जाम्पल से अपन समझते हैं कि ट्रैक्टर और ट्रॉली है, तो ट्रैक्टर के पीछे कौन लगी? ट्रॉली। ट्रैक्टर तेज चल रहा है क्या? नहीं, ट्रैक्टर जिस चाल से चल रहा है, जिस स्पीड चल रहा है, उसी स्पीड से कौन चल रही? ट्रॉली। ट्रैक्टर तेज चलता तो ट्रैक्टर आगे और ट्रॉली पीछे रह जाती, पर रहती नहीं। ट्रॉली तेज चल रही होती तो उसके ऊपर चढ़ के आगे निकल जाती, पर ऐसा नहीं हुआ। इसका मीनिंग है कि सबका एक्सेलरेशन क्या है? सेम। तो ये m3a, ये लिखा m3g माइनस का t। देखो आपके पास सब है, अब इस t को इधर लेकर आ गए, साइड चेंज, तो t इज इक्वल टू हो गया है m3g, साइड चेंज करके इसको उधर ले गए, माइनस m3a। बस वैल्यूज पुट करना है, आपके आंसर आ जाएंगे, क्योंकि आपको चाहिए क्या? टेंशन। तो टेंशन में रहने का नहीं, निकालने का है। तो ये 2 है, ये 10 है, माइनस है, ये 2 है, ये 10 है, डिवाइडेड बाई 3 है, ये 10/3 यहां से रखा। अब आप तो जानते ही हो, बहुत जानकार लोग हो आप। अगला प्रोग्राम क्या है? एलसीएम। तो एलसीएम कितना लिया? 3। एलसीएम 3 लिया है। हम देखते हैं कि ये जो 20 है इसके अपॉन में 1 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, वो अपॉन में आ गया। फिर इस वाली क्वांटिटी का इससे मल्टीप्लाई करो क्रॉस में, 60 हो गया, माइनस इसको इधर मल्टीप्लाई करो, 20 हो गया। तो आपके पास में हो गया 40/3। 40/3 अगर आप करते हैं तो आपको मिल जाएगा यहां पर 13.33 न्यूटन, और यही आपका आंसर है। तो अगर आपसे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने की बात हो तो आप इजीली निकाल सकते हो, एक साइड वालों का सम माइनस दूसरी साइड डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल इनटू जी। तो इस फॉर्मूले, इस टेक्निक, अरे भैया जी, इस टेक्निक, इस फॉर्मूले के थ्रू आप किसी भी डायग्राम का क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? एक्सेलरेशन। पर एक्सेलरेशन कैलकुलेट होगा तो ही क्या कैलकुलेट कर पाएंगे? टेंशन। तो ये यहां पर टेंशन हमने कैलकुलेट करने का एक न्यूमेरिकल देखा। मान लो बाय चांस हमसे एग्जामिनर यहां का पूछ ले, जिसको अपन ने क्या एज्यूम करके रखा है? T1। अब T1 कैलकुलेट करना है तो सेम टू सेम देखिएगा, इस डायरेक्शन में हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो इसको देखना है बच्चों। अब इसको देखना है तो T1 किधर है? ऊपर। आप जानते ही हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, और वो रहेगा m1g। क्यों m1g रहेगा? क्योंकि m1 के ऊपर काम हो रहा तो m1g। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमने यहां पर देखा था m3 पर काम हो रहा है, तो इसको लिखना था m3g, ये लिख दिया, है ना। अब फिर से वही कहानी कि इस m1 पर दो फोर्स हैं, एक है T1 और दूसरा है m1g। जा किधर रहा है? ऊपर, मतलब ये वाला बड़ा है, बड़ा है, बड़े हैं। तो आप जानते हो दो फोर्स लगते हैं तो नेट लगता है, आजकल क्लास देखना हो तो भी नेट लगता है, पर यहां पर भी क्या लग रहा है? नेट। पर वो इंटरनेट है और ये नेट फोर्स है। तो नेट फोर्स में अगर हम देखें तो यहां पर हमारे पास में T1 है, और T1 में माइनस करना पड़ जाएगा मुझे m1g को, ठीक है। तो एफ नेट की जगह वही मास इंटू एक्सेलरेशन। तो किसका मास ले? बोले जिसकी बात चल रही है उसका मास ले लो। किसकी बात चल रही है? m1 की, तो m1 का ले लो। अरे m1 का ले लो, m1 का मास ले लो m1, और ये हो गया उसका एक्सेलरेशन a, इक्वल टू में आपका है प्यार से T1, और T1 के माइनस में m1 इंटू जी। बस वैल्यूज पुट करना है, आपका आंसर आएगा। साइड चेंज करी, इधर लेकर आ गए। ये थोड़ी देर के लिए हम देख रहे हैं m1a प्लस में m1g इक्वल टू में T1।
वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। m1 की वैल्यू 2 है, 2 इंटू 10/3, देखो वही एक्सेलरेशन काम में आया, फिर लगाया प्लस, ये 2 और ये हो गया 10 और ये आ गया 10 यहां पर देखते हैं 20/3 प्लस 20 इक्वल टू में चिंटू T1, फिर से वही एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने वाली कहानी फिर से 3 अपॉन में कोई नहीं हो तो 1, दोनों का क्या करा मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई नीचे 3, फिर क्रॉस 20 प्लस 60 80/3 और 80/3 जब हम करते हैं तो हमारे पास में आंसर आएगा 20, 3 2 6 2 26.66 न्यूटन। यही हमारा इस वाले पोर्शन में क्या होगा टेंशन। इस वाले पोर्शन में भी टेंशन सेम होगा, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से अगर सिंगल पुली सिस्टम आता है तो आप सिंगल पुली सिस्टम को इस फॉर्मूले याद कर लो, फटाफट आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी इसकी है, पर इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इस तरह से आएगा, एक से ज्यादा पुलियों वाला। और एक से ज्यादा पुली वाला अगर आता है तो पहले हमको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना बहुत आसान, एक साइड वालों का सम माइनस दूसरी साइड वालों का सम डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल और ब्रैकेट लगाकर इनटू में जी। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के बाद में आप डायग्राम के अकॉर्डिंग बस फोर्स देखें, कौन किधर फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स में वैल्यूज पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये पुली सिस्टम वाली कहानी हमारे पास में थी। इसके बाद में अगर हम बात करें तो स्क्रू आता है। स्क्रू आप जानते ही हो, कई लोगों का ढीला होता है, बोले उसका स्क्रू ढीला है ना। स्क्रू जो है बहुत काम की चीज है, कस दो स्क्रू, कस दो तो सही साट हो जाता है। मतलब एक ये हाथ है और एक ये हाथ है, इन दोनों हाथों का अगर ज्वाइंट करना हो, ऐसे जोड़ना हो, तो यहाँ पर एक स्क्रू लगाओ, एक यहाँ पर स्क्रू लगाओ और घुमा दो। तो स्क्रू जो है दो चीजों को जोड़ने के काम में आता है ना। तो स्क्रू जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर जो है दुनिया की सबसे बेहतरीन खोज, डिस्कवरी जो है वो व्हील है ना, पहिए के बारे में हम पढ़ेंगे, पहिए से हमको क्या एडवांटेज मिलने वाला है। तो इसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। अब हम व्हील और स्क्रू के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो व्हील की बात करें, व्हील आपने देखा ही हुआ है। व्हील जो है वो इस तरह का एक गोल स्ट्रक्चर होता है, ये यहाँ पर एक बीच में ओरिजिन रहता है और इसी के अगेंस्ट जो है ये रोटेट होता है, ऐसा व्हील। अगर आपने देखा होगा साइकिल में भी व्हील आता है ना। मोटरसाइकिल की अगर बात करें तो बाइक के अंदर भी व्हील आपको नजर मिलेगा। तो वो जो व्हील होता है, उस व्हील को बीच में जो है एक ऐसा रॉड जाकर रखा है और उस रॉड के अगेंस्ट ही आपका जो व्हील है वो ऐसा घूमता है। तो वो जो रॉड है उसको हम बोलते हैं एक्सेल। रॉड को क्या बोलने वाले हैं, एक्सेल, और उसके ऐसे घूमते रहता है ना। तो वो जो एक्सेल वाला रीजन है उसको अपन ने यहां पर डिनोट किया है कि भाई एक्सेल ऐसा होगा। और फिर जो है ये है स्पोक। मजाक करने का मूड हो तो यहां पर फिर जो है वो वाल भी लगाना पड़ेगा, है ना, ताकि यहां से क्या भर सके, हवा। और बदमाश बच्चे जो है वो इसको खोलकर हवा निकाल देते हैं, वही वाला। तो ये जो व्हील है, इस व्हील को अगर आप देखोगे तो इस व्हील में ये यहां इसका सेंटर पॉइंट है। तो सेंटर से सरकमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ व्हील। तो रेडियस ऑफ व्हील मिलेगा हमको, जिसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल आर से। फिर अगर आप देखेंगे तो ये जो एक्सेल वाला रीजन है, ये वाला छोटा सा,
इस छोटे से रीजन को अगर आप देख रहे हो तो यहां से चालू करा अपन ने, यहां से गए यहां तक, तो ये जो है ये रेडियस है, रेडियस ऑफ व्हील है, जिसको किससे डिनोट किया, आर से। पर ये है एक छोटा टुकड़ा, है ना। ये जो एक्सेल वाला रीजन है जिसको अपन यहां पर देख रहे हैं, देखने की बहुत कोशिश कर रहे हैं पर दिख नहीं रहा है, तो ये दिखा देंगे आपको, ये वाला सेक्शन जो लाल कलर के पेन से अपन ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। तो ये वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा है ये एक्सेल है, एक्सेल का रेडियस है, रेडियस ऑफ एक्सेल। रेडियस ऑफ एक्सेल, और रेडियस ऑफ एक्सेल को हमने स्मॉल आर से शो किया। डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं आप कि ये वाला एरिया और ये वाला दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये मतलब कैपिटल आर की वैल्यू बड़ी होगी। अब अगर हम व्हील की बात कर रहे हैं तो व्हील से हमको मिलेगा मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वेट अपॉन एफर्ट इज इक्वल टू आर अपॉन आर व्हील के केस में। अब अगर हमको एडवांटेज ज्यादा चाहिए तो पहिए का साइज बड़ा होना चाहिए, रेडियस ज्यादा हो, रेडियस ज्यादा होगी और उसके एक्सेल का रेडियस जो है वो कम होगा। तो आर ये वाला है ना, रेडियस ऑफ व्हील, पहिया बड़ा होना चाहिए पर उसका एक्सेल छोटा होना चाहिए। तो आपने देखा होगा साइकिल में पहिया बड़ा रहता है, बड़ी साइकिल बड़ा पहिया और बीच में छोटा सा क्या लगता है, एक्सेल। तो वो जो छोटा सा एक्सेल रहेगा तो उससे एडवांटेज ज्यादा मिलेगा, और बड़ा पहिया होगा इसलिए भी एडवांटेज ज्यादा मिलेगा। तो ज्यादा एडवांटेज चाहिए तो पहिए का साइज क्या रखना पड़ेगा, बड़ा, और एक्सेल का साइज छोटा। तो ये रही हमारी व्हील की कहानी। व्हील के बाद में हम बात करते हैं स्क्रू से। स्क्रू कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये यहां पर जो है बीच में एक इस तरह का पोर्शन रहता है जहां पर हम, है ना, शरारती बच्चों की बात कर रहे हैं, स्कूल में टेबल, टेबल में स्क्रू लगा रहता है, नाखून घुसेड़ा, खुर्र खुर्र खुर्र, 10-12 दिन में टेबल का पटिया हाथ में, ये टैलेंटेड है स्क्रू। तो ये जो स्क्रू है ये अगर नहीं होता तो अंगूठा नहीं जा पाता, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर नीचे की तरफ कुछ इस तरह से रहता है, नुकीला। अगर इसको देखें तो ये कील है, पर जब इसके अंदर कुछ इस तरह के रिंग्स आते हैं, रिंग रिंग रिंगा रिंग रिंग रिंगा, ये रिंग्स जब आते हैं तब जाकर ये क्या बनता है, स्क्रू। तो ये एक रिंग है और ये दूसरी रिंग है, दोनों रिंग के बीच में डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू रिंग्स is denoted by x and x are known as pitch. Distance between two rings, दो रिंग के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम क्या बोलने वाले हैं, पिच। किससे डिनोट किया है, एक्स से। ये जो है ये हैंडल है, इसकी लेंथ होगी, इसकी लेंथ को हम किससे डिनोट करेंगे, एल से। अब आपने भी देखा होगा कि ये वाला सेक्शन जो है थोड़ा चौड़ा रहता है, और ये जो है रिंग्स ये बहुत पास पास रहती है, पास पास रहती है मतलब एक्स की वैल्यू क्या रहती है, कम, और ये वाला सेक्शन चौड़ा रहता है मतलब एल की वैल्यू क्या रहती है, ज्यादा। तो ये स्क्रू की अगर हम बात करें तो स्क्रू जैक, जैक जो आता है जैक के अंदर भी क्या लगा रहता है, स्क्रू। वैसे हम पटिए जोड़ना, जैसे अभी अपन ने कहा था ना कि क्लास में हमारे पास में टेबल के ऊपर एक पटिया लगा हुआ है ना, कार्डबोर्ड लगा रहता है, तो वो उसको ज्वाइन करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट रहती है, स्क्रू की। तो एक से दूसरी चीज को अगर ज्वाइन करना हो तो स्क्रू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्क्रू की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्क्रू का मैकेनिकल एडवांटेज जो है वही W अपॉन पी, वेट अपॉन एफर्ट इज इक्वल टू 2πL अपॉन एक्स के इक्वल होता है। ये इसका फॉर्मूला है। एल आप जानते ही है ना, लेंथ ऑफ हैंडल है,
लेंथ ऑफ हैंडल, ये ऊपर वाला जो पोर्शन रहता है फ्लैट वाला, उसकी लेंथ है। अब अगर हम बात करें तो लेंथ जितनी ज्यादा होगी एडवांटेज भी उतना, और पिच जितनी कम होगी एडवांटेज उतना ज्यादा। ज्यादा ज्यादा पिच कम, कम कम कम, पिच कम एडवांटेज ज्यादा। इसीलिए आप देखेंगे स्क्रू के अंदर जो रिंग्स हैं वो बहुत पास पास होती है। तो ये है व्हील। व्हील ने हमारे बहुत सारे काम क्या कर दिए, इजी कर दिए हैं। दूसरा ये है कौन, स्क्रू, जो एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। तो आप तक आपने पढ़ा था कि जोड़ने के लिए फेविकोल रिस्पॉन्सिबल है, नहीं, जोड़ने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, स्क्रू। बीच में स्क्रू और फेविकोल लगा दो, दोनों स्क्रू के साथ में फेविकोल लगा दो तो फिर वो बेजोड़ हो जाता है, टूटने का नाम ही नहीं लेता है। आज के टाइम पे जो कारपेंटर्स होते हैं, जो बढ़िया बढ़िया मकान बने हुए दिखते हैं, जिनके अंदर बढ़िया वाला फर्नीचर बना हुआ दिखता है, तो वहां पर जो है ज्यादातर इस स्क्रू का यूज किया जाता है। तो ये स्क्रू और ये व्हील की कहानी यहाँ पर थी। इसके बाद में हमारे पास कुछ पुलिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है उसको हम पुल कर रहे हैं, उसके आगे एक ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। फिर पुल वाली, ये तो सॉरी पुशिंग वाली बात थी ना, एक ऑब्जेक्ट रखा है उसको हम पीछे से पुश कर रहे हैं, उसके आगे वाले ऑब्जेक्ट के पास कितना फोर्स जाएगा, तो वो पुशिंग वाली कहानी को हम देखने वाले हैं। पुशिंग के बाद में अगर हम देखें तो एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट, और उनको किसी स्ट्रिंग के थ्रू हम जो है पुल कर रहे हैं। तो पुल और पुश के बारे में थोड़ी सी हम बात करने वाले हैं कि उन पर अगर न्यूमेरिकल आएगा तो किस तरह से आएगा और किस तरह से हम आंसर देने वाले हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं पुशिंग और पुलिंग वाली प्रॉब्लम्स के बारे में। तो ये हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को देखें तो इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, m1। ठीक, अब m1 है तो इस ऑब्जेक्ट को मैं पीछे से पुश कर रहा हूं, तो मैंने कितना फोर्स अप्लाई किया, F। तो अगर मैं F फोर्स इस पर अप्लाई कर रहा हूं तो इसके ऊपर भी कितना एक्सर्ट होगा, F ही होगा। भाई जितने से धक्का देंगे उतना ही तो इसको धक्का देगा ना। पर अब कहानी कब शुरू होती है, जब उसके आगे एक और आता है, आगे वाला है m2। अब अगर हम देखें तो हमने m1 को कितना दिया, F, पर m1 ने m2 को कितना दिया, तो m1 ने m2 को कितना दिया है, तो फोर्स बिटवीन 1 एंड 2, ये वाले फोर्स की अपन को बात करना है। तो फोर्स बिटवीन m एंड 2 कैलकुलेट करना है। 100% m1 m2 को कुछ फोर्स देगा, m2 वापस रिवर्स किसको करेगा, m1 को। क्यों, क्योंकि न्यूटन का लॉ है, एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। m1 m2 को देगा, m2 बदले में m1 को देगा। तो अगर हम देखें तो दोनों के बीच में एक फोर्स काम कर रहा है, और वो फोर्स है हम बिटवीन फोर्स 1 एंड 2। तो हमसे पूछा कि 1 2 के बीच में जो फोर्स लगने वाला है, फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 ऑन 2, या आप बोल सकते हो फोर्स एक्सर्टेड बाय 2 ऑन 1। तो ये बीच वाला 1 2 फोर्स। तो जहां पर भी हमको फोर्स निकालना हो, वहां पर अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके आगे वाले मास को देखो। हाँ भाई यहां निकालना है तो उसके आगे वाला मास ये है, उसको लिखो ऊपर m2 डिवाइडेड बाय सम, दोनों का सम कर दो m1 प्लस m2, और मल्टीप्लाई करो जो आप लगा रहे हो अप्लाइड फोर्स F, आपका दोनों के बीच में आने वाला फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा। बहुत इजी वे, इसको हम लॉन्ग तरीके से भी, बड़ी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, पर इससे भी हमारा काम चल जाता है, हमारा आंसर आएगा बकायदा। ठीक है सर, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाएं तो ये हमारी सरफेस है, इस सरफेस पर ये वाला एक, ये वाला 2 और ये वाला 3 ऑब्जेक्ट रखें भाई। ये है m1, ये है m2 और ये हो गया m3, और ये आप अप्लाई कर रहे हो, ये पुश कर रहे हो, देखो पीछे से। तो आप जानते हो कि 1 किस पर लगाएगा, 2 पर, तो 1 2 के बीच में काम करेगा ये वाला। ये देख रहे हो आप, 2 किस पर अप्लाई करेगा, 3 पर, 2 3, तो 1 2 पर 2 3 पर, है ना। तो अब अगर मुझे फोर्स
कैलकुलेट करना हो बिटवीन 1 एंड 2, तो फोर्स बिटवीन 1 एंड 2 F12 इज इक्वल टू, तो जहां भी कैलकुलेट करना है उसके आगे वाले देखो, आगे कितने लोग हैं, दो, दोनों का सम कर दो, M2 प्लस M3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल, तीनों को सम करो, M1 प्लस M2 प्लस M3 और इनटू में जो आप अप्लाई कर रहे हो वो F है ना। मजेदार। तो आप कितने भी ब्लॉक्स रखे हो आप उनका क्या कैलकुलेट कर सकते हो, बिटवीन फोर्स एक्सर्टेड बाय M1 ऑन M2 और फोर्स एक्सर्टेड बाय M2 ऑन M1, दोनों M1 M2 पर लगाता है, M2 M1 पर लगाता है, M2 M3 पर भी लगाता है, M3 M2 पर भी लगाता है। तो ये बीच में जो फोर्स एक्सर्ट हो रहे हैं उनकी वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहां पर 2 और 3 के बीच चाहिए तो वही हमारी टेक्निक F23, जहां कैलकुलेट करना उसके आगे, तो आगे कौन है, M3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल, और इनटू में F, ये बन गया। तो आप इस तरह से फॉर्मूले बना सकते हो और फॉर्मूले में अगर वैल्यू आती है तो वैल्यू पुट करके आप इजीली क्या दे सकते हैं, आंसर। तो ये वाली जो हमने टेक्निक देखी है ये कौन सी टेक्निक है, पुश वाली। पुश के बाद में हम पुल की बात करते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट रखा है मेरे पास में जिसका मास कितना है m मास को अगर हम हैंग कर रहे हैं, इस तरह से एक स्ट्रिंग बांध दी है और स्ट्रिंग से इसको खींच रहे हैं, तो जब हम स्ट्रिंग से खींचेंगे तो स्ट्रिंग में क्या डेवलप होगा, टेंशन। तो जैसे ही इस स्ट्रिंग के अंदर ये पॉइंट है उसका एंड पॉइंट, यहां पर मैंने F फोर्स लगाया है ना, जब मैं F फोर्स अप्लाई करूंगा तो इस स्ट्रिंग के अंदर क्या आने वाला है, टेंशन। अब स्ट्रिंग के अंदर टेंशन अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो टेंशन की वैल्यू अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगी। सीधी बात है ना कि जिस रस्सी में आप लगा रहे हो फोर्स उसी में क्या आ रहा है, टेंशन। अगर आप फोर्स मत लगाओ तो क्या नहीं आएगा, टेंशन। तो जितना फोर्स उतना टेंशन। यहां तो बात खत्म हो जाती है कि अगर आपने 40 न्यूटन का फोर्स लगाया तो टेंशन भी कितना आया, 40 न्यूटन पर। अगला प्रोग्राम मजेदार, हमारे पास में ये सरफेस है, इस सरफेस पर ये एक ब्लॉक रखा है जिसको हमने कहा M1 को कनेक्ट करके रखा है M2 से। अब M1 और M2 को कनेक्ट करके रखा है और यहां पर एक स्ट्रिंग है, ये इस तरह से दिख रही है। अब क्या करते हैं कि इस स्ट्रिंग के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, F फोर्स अप्लाई कर दिया, तो जैसे ही हम F फोर्स अप्लाई करेंगे तो इस स्ट्रिंग में क्या आ जाएगा, टेंशन। इस स्ट्रिंग में जो टेंशन आ रहा है उसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो फिर इस स्ट्रिंग में भी क्या आएगा, टेंशन। तो ये वाली स्ट्रिंग और ये वाली स्ट्रिंग दोनों अलग अलग है क्योंकि दोनों के बीच में कोई आ गया है। बीच में अगर कोई आ गया है तो टेंशन की वैल्यू में भी क्या आ गया है, चेंज। टेंशन की वैल्यू यहां पर हम T मान लेते हैं, T1 मान ले। चलो इसको थोड़ी देर के लिए 2 कर देते हैं, इसको 1 कर देते हैं तो वो T1 हो गया और ये वाला टेंशन क्या हो गया, T2। तो अब टेंशन कैलकुलेट करने की बारी आ रही है। मेथड के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं पर अपने पास में शॉर्ट ट्रिक है, उससे कैलकुलेट करते हैं। टेंशन अगर कैलकुलेट करना हो तो सबसे सिंपल, जहां कैलकुलेट करना है तो बोले T1 कैलकुलेट करना है, उसके पीछे वालों देखो, पीछे तो पीछे कितने लोग हैं, 2 लोग, एक M1 ब्लॉक है एक M2 ब्लॉक है, दोनों का सम करो, डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल, दोनों का सम करो, और इनटू में क्या कर दो, जो आपने अप्लाई किया। तो आप देखो आपके पास में T1 की वैल्यू कितनी आ गई, F के इक्वल। मतलब इस स्ट्रिंग पर आप जितना अप्लाई करोगे उतना ही क्या आएगा, टेंशन। अब बात किसकी हो रही है, पीछे वाले की। तो पीछे वाले का अगर टेंशन निकालना है जिसको अपन T2 बोलते हैं, तो टेक्निक तो वही है, जहां भी कैलकुलेट करना है उसके पीछे, ये यहां कैलकुलेट कर रहा हूं, देखो यहां खड़े हो रहा हूं, यहां से खींच रहा हूं, खींचने के बाद जब देखा मैंने तो ये यहां निकालना है तो इसके पीछे यही बचा है। तो ये जो पीछे वाला बच रहा है ना, पीछे वाला कौन है, M2 को रखा, M2 अपॉन में M1 प्लस M2 इनटू में
जो आप अप्लाई कर रहे हो वो लगा दो F, ये आ गया टेंशन। ये दो लोगों के बीच। अगर आपके पास में और थोड़ा न्यूमेरिकल बढ़ जाता है, अपन एक और सॉल्व करके देख लेते हैं। ये है अपने पास सरफेस, इस सरफेस के ऊपर ये पहले वाला ब्लॉक रखा है, इसको हम कहेंगे M1। ये दूसरे वाला ब्लॉक रखा है, इसको कहेंगे M2। ये तीसरे वाला ब्लॉक रखा है, इसको कहेंगे M3। और ये यहां पर ये स्ट्रिंग है। तो ये हमारे पास में अगर देखें तो M1 ब्लॉक है, M2 ब्लॉक है और M3 ब्लॉक है, 3 ब्लॉक है। इस M3 वाले ब्लॉक पर हमने यहां पर फोर्स लगा दिया F। कितना फोर्स लगा दिया है? F। अब अगर हम F फोर्स लगा रहे हैं तो देखिए कितनी सिंपल बात है कि यहां का टेंशन क्या आएगा? F ही आएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग वही है और जिस स्ट्रिंग पर आप जितना फोर्स लगाओगे उतना ही क्या निकलेगा? टेंशन। तो यहां पर अगर आप देखते हैं तो यहां पर टेंशन को आप बोल दो T3, यहां पर बोल सकते हैं आपकी टेंशन है T2 और यहां पर बोल सकते हैं T1। तो T3 कैलकुलेट करना। तो बिना कैलकुलेशन के भी T3 की वैल्यू F आएगी। मैं फिर बोल रहा हूं कि जिस स्ट्रिंग पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसके ऊपर का टेंशन उसके फोर्स के क्या होगा? सिमिलर। अब बात ये आती है कि जो ट्रिक है उससे करके देखते हैं। तो ट्रिक से भी करके देखते हैं। देखिए, जहां कैलकुलेट करना है उसके पीछे, तो T3 कैलकुलेट करना है तो उसके पीछे 3 लोग हैं, M1 है, M2 है, M3 है, डिवाइडेड बाय M1 है, M2 है, M3 है, इनटू में क्या है? F। ये आ गया। ये ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू सेम, तो T3 की वैल्यू कितनी हो गई? F। फिर कौन आया? T2। T2 की बात करते हैं। जहां कैलकुलेट करना है उसके पीछे, तो पीछे कितने लोग हैं? 2। एक है M2 और एक है M1, डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल, सभी को ऐड कर दो और इनटू में क्या लगा दो? F। ये बन गया। अगर आपको कहां पर कैलकुलेट करना है? T1 वाले हिस्से में, तो जहां कैलकुलेट करना उसके पीछे, तो ये हो गया M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3, इनटू में F। M1 M2 M3 और इनटू में F। ये वाला हो गया T1 और ये वाला हो गया T2। T1 और T2 दोनों की कहानी हमारे पास में क्लियर है। तो ये वाली जो कहानी है ये कौन सी है? पूलिंग वाली है। पूलिंग में हम क्या बोल रहे हैं? जहां कैलकुलेट करना उसके पीछे। पुशिंग में क्या बोल रहे हैं? जहां कैलकुलेट करना उसके आगे, पुश। ये पुशिंग वाली कहानी। तो ये इस तरह के अगर डायग्रामेटिकली हमारे पास में क्वेश्चंस आते हैं तो उन क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस एक छोटी सी बात याद रखना है कि पुशिंग में जहां निकालना उसके आगे वालों का सम डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल इनटू में अप्लाइड। अगर हम पुल कर रहे हैं तो जहां कैलकुलेट करना उसके पीछे वालों का सम डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल इनटू F। ये हमारी कहानी है। इसके बाद में थोड़ा सा हैंगिंग वाला एक पोर्शन बचता है, उसकी हम बात करने वाले हैं। अब हम जो है हैंगिंग स्ट्रक्चर के ऊपर बात करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में रिजिड सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट से ये स्ट्रिंग आई है और स्ट्रिंग के ऊपर ये जो है हमने एक ऑब्जेक्ट हैंग करके रखा है। तो जो ऑब्जेक्ट हैंग करके रखा है उसका मास कितना है? M। अब अगर हमसे पूछे कि इस M मास के कारण इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, तो हमने कहा टेंशन T होगा।
तो T की वैल्यू कितनी होगी, जो मास है वो M और इनटू में G, खत्म। ठीक, अब इसी में एक और बात आ जाती है कि ये है स्ट्रिंग, ये है आपका ब्लॉक, और इस ब्लॉक का मास है M और आप इसको नीचे की तरफ खींच रहे हैं। वी अप्लाई द फोर्स F। जब आप खींचोगे तब कितना टेंशन आएगा? अरे तो कोई नई बात थोड़ी ना है, टेंशन निकालना है। अरे सिंपल, जो मास है M उसमें G से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो आपने अप्लाई किया है वो F ऐड करना है। आप जो अप्लाई करोगे वो F, खत्म। एक से ज्यादा एग्जांपल्स में ये हो गया M1, ये हो गया M2। अब M1 और M2 है, और अब आपको पूछा, देखो पहली चीज, खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है कोई, तो बोले कोई भी नहीं खींच रहा है। जब कोई नहीं खींच रहा हो तब कहाँ कैलकुलेट करना है? सर यहां करना है। अरे बिल्कुल, ये T1 T2 मान लो, सर यहां करना है, इसको T1 मान लो। तो T1 और T2 कैलकुलेट, तो जहां कैलकुलेट करना उसके नीचे वालों का सम कर लो। यहां करना है, इसके नीचे कौन कौन है? दो लोग हैं। तो T1 इज इक्वल टू M1 हो गया और M2 हो गया, दोनों का क्या कर दो? सम, और मल्टीप्लाइड बाय G। G से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर खींच रहा होता तो यहां पर प्लस में क्या लगा लेते हैं? F। अब खींच नहीं रहा तो प्लस F करने की जरूरत नहीं है। T2 कैलकुलेट कर लो। T2, तो जहां कैलकुलेट करना है उसके नीचे, तो नीचे तो एक ही है, कौन है? M2। इनटू में क्या करा? G। कोई और भी है खींचने वाला? नहीं है, तो प्लस F करते ही नहीं। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखकर जरा एक नया वाला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास। ये है पहला, 6 kg, ये है 3 kg, और ये है 1 kg। देखो, अब हमको क्या निकालना है? टेंशन। तो अगर टेंशन निकालना हो तो कहां निकालना है? यहां पर। तो यहां वाले को अपन क्या बोल दे? T1, यहां वाले को T2, यहां वाले को T3। तो T1 T2 T3 T1, जहां कैलकुलेट करना उसके नीचे वाला देखा, नीचे कौन है? 1 है ना, उसमें मल्टीप्लाई किससे कर दिया? G से, है ना। तो G की वैल्यू कितनी होती है? 10। तो ये 10 न्यूटन आंसर आ गया। T2 चाहिए, जहां कैलकुलेट करना उसके नीचे। अरे नीचे दो लोग हैं, दोनों का क्या करो? सम, 3 + 1 इंटू में G, 4 इंटू 10 इक्वल्स टू 40 न्यूटन। T3, T3 कैलकुलेट करना, नीचे सबका सम करो, 6 + 3 + 1 इंटू G, 10 इंटू 10 इक्वल टू 100 न्यूटन। तो इस तरह से हमारे पास में हैंगिंग वाले स्ट्रक्चर भी आते हैं, तो उन पर आने वाले न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में कोई खींचने वाला लगा रहता है कि भाई नीचे से कोई 2 न्यूटन से खींच रहा है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है ना, जो आंसर आया है उसमें से जो खींचने वाला फोर्स है उसको ऐड करते चले जाओ। ऐड करोगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ 42 हो जाएगा, यहाँ 102 हो जाएगा, बस सिंपल। खींच नहीं रहा है इसलिए अपन ने ये रखा ही नहीं है, 0। तो ये हमारे पास में जो है हैंगिंग स्ट्रक्चर के ऊपर आने वाले न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन है।